चैप्टर का नाम है बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जैसा जैसा बताता जाऊँ सुनते चलना, और अगर आपका कोई बिजनेस है तो भाई साहब मज़ा आने वाला है आपको। बिजनेस इन्वायरमेंट। और एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस बात को दिमाग में रखें कि MCQ अप्रोच पर ही सब कुछ चलना है। मतलब ऐसा ना हो कि आप सर्वज्ञान की प्राप्ति करने बैठ जाएं। हाँ, अगर किसी को सर्वज्ञान लेना है तो मैंने पेस्टल एनालिसिस एक छोटी सी डेफिनेशन है, उस पर 24 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, आप प्लीज़ इसे कवर कर लीजिएगा। शुरू करते हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट में पॉइंट नंबर 1 पे चलेंगे, और ये मैं आपसे पूछूंगा बेसिकली द बेसिक चैलेंज फॉर एनी बिजनेसेस। जो किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो क्या होता है? लाइव चैट ऑन किया, फटाफट से बताइए, क्योंकि पता होना चाहिए और नोट भी करते चलना। और लाइव चैट में लिखो द बेसिक चैलेंज फॉर एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे बेसिक चैलेंज होता है वो क्या होता है? बताइए। MCQ के लिए है ना, बोलिए फटाफट से। द बेसिक चैलेंज फॉर एनी बिजनेस, सबसे बड़ा चैलेंज किसी बिजनेस के लिए क्या होता है जो बेसिक है लेकिन रहता है? चेंज, चैलेंज है, सर्वाइवल, MTP RTP अरे भैया, रिस्क, सर्वाइवल, चेंज, मैनेजमेंट। ओके ठीक है, मैं समझ गया। कन्फ्यूज़न भी है, इम्प्रूवमेंट नहीं, सर्वाइवल। किसी भी बिजनेस के लिए सबसे बड़ा बेसिक चेंज है वो सर्वाइवल होता है हमेशा, किसी तरीके से वो बच जाए, है ना। किसी बिजनेस के लिए हमेशा ध्यान रखिए इस बात पॉइंट को, जब भी आप ये कह रहे होते हैं अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। नहीं यार विशाल, द बेसिक चैलेंज होता है वो है सर्वाइवल। किसी बिजनेस के लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है सर्वाइवल, कि वो बचे किसी तरीके से, मार्केट में वो एग्जिस्ट करे, क्योंकि एग्जिस्ट करेगा तो वो फ्यूचर प्रेडिक्शन कर पाएगा कि उसे क्या, कब, कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये कि कैपेबिलिटीज़ क्या है, नोट करेंगे। कैपेबिलिटीज़ फॉर सर्वाइवल। अब मैंने बोला था आपको भैया पढ़ के आना, नहीं पढ़ा तो फिर तकलीफ वापस से बड़ी है। कैपेबिलिटीज ऑफ सर्वाइवल की बात करें तो पॉइंट नंबर 1 है एबिलिटी टू प्रॉस्पर, और पॉइंट नंबर 2 है एबिलिटी टू चेंज। नोट करेंगे, एबिलिटी टू प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का कुछ खास मीनिंग नहीं होता, प्रॉस्पर के दूसरा नाम लिख लीजिए सक्सेसफुल। सक्सेसफुल इन फाइनेंशियल टर्म, पैसे के मामले में सक्सेसफुल होना, या तो एबिलिटी टू प्रॉस्पर, या तो सक्सेसफुल हो जाए इतनी उसमें क्षमता हो, या फिर एबिलिटी टू चेंज। एबिलिटी टू चेंज। मेरे से एक स्टूडेंट इसमें से वो 2-3 दिन से पूछ रही हैं कि सर मैं जॉब भी कर रही हूँ, मैं कैसे अपनी स्टडी को मैनेज करूँ। आइदर एबिलिटी टू प्रॉस्पर, या तो आप सर्वाइवल के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्रिएट कर रहे हो, आप सबसे बेहतर क्रिएट करो। अदरवाइज एबिलिटी टू चेंज, कैसे भी करो, नींद काटो, नींद खराब करो, क्या तकलीफ आ रही है? मैं भी तो 4-5 घंटे सो रहा हूँ, और आपको चाहिए हमको नींद पूरी चाहिए, ऐसे थोड़ी चलेगा। तुमको सुबह 1 बजे मैसेज करता हूँ भैया ये पढ़ लो, कल का टॉपिक इतने बजे शुरू करेंगे। सुबह 6 बजे मैसेज करता हूँ, 1 बजे मैसेज करता हूँ, 2 बजे तक जगता हूँ और देखता हूँ कि बच्चे 89 बच्चे हैं जो उस टाइम पर जग के पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी पास हो जाता है, एफर्ट ज़्यादा लगना पड़ेगा। सुबह 6 बजे उठ के चेक करो, हाँ कितने बच्चों के देर? 180 बच्चे। तो भाई ना ये देर रात तक जग रहे हैं, ना जल्दी सुबह उठ रहे हैं, और इनको रिजल्ट चाहिए। एबिलिटी टू चेंज, अगर आप जॉब में हैं, आप किसी भी ऐसे काम में हैं जहाँ पे दिन का टाइम आपका जाता है, या तो रात ज़्यादा जगिए या सुबह जल्दी उठिए, 2 में से काम करिए, वो तो आपका है, उस पर किसका कंट्रोल है भाई, काम करो। चलो थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। थर्ड पॉइंट है बिजनेस इन्वायरमेंट रिप्रेजेंट ऑल एक्सटर्नल फैक्टर। बिजनेस इन्वायरमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट ऑल एक्सटर्नल फैक्टर। जब हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करते हैं तो कहीं पर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता, समझाते भी, नोट करिए। रिप्रेजेंट ऑल एक्सटर्नल फैक्टर, जितने भी एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स और कंडीशन। ओके, ये जो एक्सटर्नल फैक्टर है विच इफेक्ट बिजनेस डिसीजन। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे? अरे बड़ा सिंपल है सर, कोविड की सिचुएशन कौन सा इन्वायरमेंट है सर? एक्सटर्नल फैक्टर है ये, बिजनेस के इन्वायरमेंट है। कोविड की जो सिचुएशन करंट सिनेरियो में चल रही है ये एक्सटर्नल फैक्टर है। अगर सर एक्सटर्नल फैक्टर है तो इस मोमेंट की वजह से आपके बिजनेस के डिसीजन इफेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? अगर आपका प्रोडक्शन 5000 यूनिट का हो रहा था, अब इस वक्त डिमांड नहीं हो रही, तो क्या करोगे? प्रोडक्शन डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप पास वर्कर 1000 वर्कर काम कर रहे थे
तुम पे पैसे नहीं है, सैलरी नहीं दे सकते, क्या करोगे सर? या तो सैलरी कट करोगे। टीचरों के साथ प्राइवेट स्कूल में यही तो हो रहा है, उनकी सैलरी काट दी जा रही है क्योंकि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस भी लेनी है। गवर्नमेंट टीचर मस्त सा कहते हैं भाई। अब ये मोमेंट है जहाँ पर बड़े बुजुर्ग जो कहे जाते थे वो वापस अपनी बात पे डिगे कि देखा बेटा, हम कहते थे सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। क्योंकि देख रहे हैं लोग, स्टार्टअप क्लोज होते चले जा रहे हैं जस्ट बिकॉज एक्सटर्नल फैक्टर। और क्या है मुद्दा मेन, जो बिजनेस के डिसीजन वो इफेक्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। द सक्सेस ऑफ अ बिजनेस जनरली डिपेंड ऑन इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट। सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन, किसी भी बिजनेस की सक्सेस, किसी भी बिजनेस की, बिजनेस का मतलब साफ है अगर आप वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, सेलिंग कर रहे हैं, इन शॉर्ट आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव रिस्क लेके प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है। और कोई फिक्स सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, आपको पैसा बस आ रहा है, कभी जा भी रहा है कभी आ भी रहा है, तो ऐसा बिजनेस हो रखा है। तो जो बिजनेस का सक्सेस है, किसी भी बिजनेस की जो सक्सेस है वो किस बात पे डिपेंड करती है सर? वो डिपेंड करती है उसके बिजनेस के इन्वायरमेंट पे, ठीक है। नोट करिए, सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड अपॉन बिजनेस एनवायरनमेंट। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो बारिश से बचा सकता है और उसको आप उत्तर प्रदेश में सेल करना चाहते हैं, सर 12 महीने नहीं सेल होगा क्योंकि यहाँ 12 महीने बारिश नहीं होती। बट कोई बच्चा यहाँ लोनावला से है जो पूना के 60 किलोमीटर दूर, पूना से 60 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे है, मैं वहाँ कई बार जा चुका हूँ। लोनावला में कैसा है कि बारिश किसी भी वक्त हो जाती है, कोई मौसम ही नहीं। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या, 5 उधर एक 10 कदम पे बारिश हो रही है, यहाँ नहीं हो रही है, तो वहाँ पे प्रोडक्ट चल सकता है। मछलियों को पकड़ने का बड़ा बड़ा जाल बना रहे हो, उत्तर प्रदेश में कोई समुद्र नहीं है, अब तुम यहीं बना रहे हो तो नहीं जी, हम तो 1 किलोमीटर लंबा जाल बनाएंगे और उससे ऐसा मस्त से मछलियाँ पकड़ेंगे। 1 किलोमीटर चौड़ी नदी ही नहीं उत्तर प्रदेश में, मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा, विड्थ की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना। यस, सक्सेस ऑफ बिजनेस किस पे डिपेंड करेगी? बिजनेस की इन्वायरमेंट पे। तो आपका बिजनेस किस इन्वायरमेंट में है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपका बिजनेस कैसे सक्सेस कर रहा होगा। आगे बढ़ जाते हैं सर। ओके, अब सक्सेसफुल बिजनेस कैसे कर रहा हो तो ध्यान दीजिए, आइडेंटिफाई करता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सक्सेसफुल बिजनेस, नोट लिखते रहना, सक्सेसफुल बिजनेस हैज टू आइडेंटिफाई। सबसे पहले क्या करता है सर? ढूंढता है। अगर आप, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, तुम इस बात करो, इधर उधर मत ध्यान दो, पूरा फोकस यहाँ रखो। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, क्या, मैं भी आगे समझाता हूँ, नोट करते हो। अप्रेज, अगर आप अप्रेज नहीं कर सकते, तारीफ नहीं कर सकते खुद की, अपने किए गए काम की, एक काम ऐसा करो ना कि तुम्हें खुद की तारीफ करने का मन करे, समझ रहे हो। अप्रेज एंड रिस्पॉन्ड। अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद सब काम करना चाहते हैं, लेकिन सक्सेस और टॉप पे वो पहुंचता है जो अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद इतनी भयानक तरीके से काम करे कि कोई चाह भी ले तो उसके आसपास ना लगे, समझ रहे हो। इसका कभी तुम एग्जांपल बड़ा बड़ा बताऊंगा, नोट करो। चलो ओके, रिस्पॉन्ड टू वेरियस अपॉर्चुनिटीज़। आप सबको अपॉर्चुनिटी आपके गार्जियन ने दी, ले बेटा 9,200 रुपये तो रजिस्ट्रेशन करवा दे सी फाउंडेशन एग्ज़ाम, तुमको फिर 1,500 रुपये दिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के, फिर तुमको 1,500 रुपये दिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के, और आप में से बहुत सारे लोगों को कोचिंग की महंगी महंगी फीसेस के लिए भी पैसे दिए गए होंगे। मतलब आपको आपके गार्जियंस ने, अगर आपके गार्जियन सुन रहे हैं, हैट्स ऑफ, बिकॉज बहुत सारे बच्चे, मैं बहुत सारे जब बोलता हूँ तो एक्चुअली में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको यही नहीं मिल पा रही, चाहते हैं वो, उनमें पोटेंशियल है बट उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही कि वो 9,200 रुपये इकट्ठा करके रजिस्ट्रेशन करवा पाए, समझ रहे हो। तुमको अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब तुम क्या कर रहे हो उस पर ध्यान देना। आइडेंटिफाई, वो चीज़ें फिगर आउट करो जहाँ से तुम अपना बेस्ट निकाल सकते हो। अप्रेज, और क्या तुम वो एफर्ट डाल रहे हो जिससे तुमको एक्चुअल में जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो मिल रहा है। तीसरा, रिस्पॉन्ड, जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल गई है तो उस पर रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो। तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिली, सी फाउंडेशन करना है, तुम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो। सेम फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेसेस। बिजनेस आया, आपको अपॉर्चुनिटी मिली, आपने सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना है। ड्यू टू कोविड-19 जिस बिजनेसमैन ने मास्क बनाने के बिजनेस को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा, छाती नहीं पीटे अब तो कोविड आ गया अब तो मैं गया, ना ना ना, जिसने मास्क बनाने के पैटर्न को एज एन अपॉर्चुनिटी देखा और उसको आइडेंटिफाई करा,
फिर अपने आप को अप्रेस किया कि हाँ यार ये काम हो सकता है और ये काम चल सकता है, और फिर सिर्फ आइडिया नहीं लाया, उसको एग्जीक्यूट करा, प्लान को एक्शन में लाया। कहते हैं गेट द एक्शन हैबिट। तुम पे एक्शन हैबिट नहीं तो बड़ी से बड़ा आइडिया कचरा है। अगर तुम्हें एक्शन हैबिट नहीं है, उस पर रिस्पॉन्ड करा, और जैसे रिस्पॉन्ड किया तुम इमेजिन नहीं कर सकते कि जिसने मास्क, सैनिटाइज़र और जो एसेसरीज रिलेटेड विद कोविड जिसने क्रिएट करी उसने कितना पैसा बनाया होगा। जहाँ पर बाकी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, वहाँ पर ऐसे बिजनेसमैन ने पैसे भयंकर तरीके से बना लिए। आगे बढ़ते हैं जी। मैं एक्चुअली आपके बिजनेस को, आपके इन्वायरमेंट को इसलिए रिलेट कर रहा हूँ सो दैट आपको पता रहे कि आपके साथ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। टू बी सक्सेसफुल द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर। आप रिलेट करते हैं ना, सक्सेसफुल बिजनेस क्या करता है सर? अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, अप्रेस करता है और उस पर रिस्पॉन्ड करता है। ये दोनों काम आइडिया के बारे में है, मतलब सोचने के बारे में है। ये काम एक्शन के बारे में है। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। सर हमारे पढ़ाने से पहले यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर सी फाउंडेशन ऑलरेडी पढ़ा रहे थे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं तुम्हें बस रिलेट कराना चाह रहा हूँ जिससे तुम रिलेट कर जाओ, ठीक है? क्योंकि तुम रियल लाइफ एग्जांपल देखोगे ना तो मिलेगा हाँ यार सही बोल रहे हैं। हो सकता है तुम रिलेट ना करो, बट मैं तुम्हें एग्जाम्पल बता रहा हूँ। बहुत सारे टीचर सी फाउंडेशन पढ़ा रहे थे। जब मैं यूट्यूब पर आया, हमारी ऑफलाइन क्लास के बच्चों ने बोला सर क्यों जा रहे हो सर, है ना, अच्छा खासा सर ऑफलाइन चल रहा है। मैंने कहा नहीं यार, बहुत सारे बच्चों को ज़रूरत है जो फीस नहीं पे कर पाते हैं। सर उन्होंने नहीं सर छोड़िए, क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने कहा ना ज़रूरी है। तो मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया तो हमारे जिस शहर में मैं हूँ यहीं के जो और टीचर्स हैं उन्होंने मज़ा लेना स्टार्ट किया। क्या पता है उनका स्टेटमेंट नहीं था, अब उनकी लग रहा है कोचिंग चल नहीं रही तो वो ऑनलाइन यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं। अरे भाई, मैंने कहा थॉट प्रोसेस में ही प्रॉब्लम है ना। फिर मैंने एक दो टीचर को पर्सनली फ़ोन करके उनके साथ मीटिंग अरेंज करके उनको कन्विंस करने की कोशिश की कि सर आप कुछ ना कुछ आप भी यूट्यूब पे पढ़ाओ, क्योंकि अगर फ्यूचर में कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो आप क्या करोगे। नहीं माने, क्या नहीं सर यूट्यूब क्या ये सब सर बच्चों खेल, जैसे टिकटॉक वैसे यूट्यूब। उन्होंने रिलेट कर दिया। भाई साहब मैंने कहा ये तो गजब ही हो गया। लेकिन आज मोमेंट पे वो टीचर्स मुझे फ़ोन करते हैं, सर बताइए क्या करूँ सर, अब कैसे करूँ सर। जब अपॉर्चुनिटी आई तो अपॉर्चुनिटी को आने से पहले आइडेंटिफाई नहीं करा, अप्रेज नहीं करा, और अगर ये दोनों कर भी लिया, मैंने आइडिया बैठा के दिया कि ये करो, एक्शन नहीं लिया, तो आज हालात आप देख लो, है ना। और यूट्यूब पे जो टीचर्स पहले पढ़ा रहे थे उनसे मैं आगे कैसे जा रहा हूँ, रीज़न। अब बहुत सारे लोग को लगता है लक है, ना लक जैसा कुछ नहीं, कंसिस्टेंसी। जब मैंने ये वाली बैच, जून वाली बैच स्टार्ट करी थी, जनवरी फरवरी के आसपास जब बैच अनाउंस करा कि हाँ जी हम पढ़ाएंगे, है ना, जैन एंड में या फरवरी के फर्स्ट वीक में अनाउंस करा था। उस वीडियो मैंने बोला था उधार का विश्वास लो, मैं कवर कराऊंगा सिलेबस, मैं यूट्यूब पे पढ़ाऊंगा। तब से लेके आज तक शाम को 7 बजे रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अपलोड करना, और अपलोड नहीं लाइव आना, मतलब अपने दिन की 1 घंटे निकालना हर दिन, ऑफलाइन सेशन होते हुए भी। सर इट्स एक्चुअली टफ टास्क फॉर मी ऑल्सो, बट मैं मैनेज कर रहा हूँ, है ना, कि नहीं कैसे भी करके करना है ये। सो यस, आइडिया हो तो उस पर एक्शन भी लो, नहीं तो सिर्फ आइडिया रहेगा। कई बार बच्चे बनाते हैं ऐसे कर लेंगे, टीचर भी बता रहे होते ये कर लो, इतना क्यों भरना, जितना आइडिया उसको एग्जीक्यूट तो करो पहले, उतना एग्जीक्यूट हो गया काम चंगा है जी। बढ़ते हैं आगे। टू बी सक्सेसफुल, अगर आपको सक्सेसफुल एक्चुअल में होना है, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ स्टडी, इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, कुछ ध्यान दो। द बिजनेस मस्ट कंटिन्यूसली मॉनिटर। ध्यान से इस वर्ड को सुनो, द बिजनेस मस्ट का मतलब तो पता ही ना, मस्ट कंटिन्यूसली, इसका मतलब भी पता ही होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ कंसिस्टेंसी रखो, कंटिन्यूसली मॉनिटर, पहले तो मॉनिटर करे एंड अडॉप्ट करे जो भी चेंजेस आ रहे हैं, इट्स सेल्फ टू इन्वायरमेंट, अडॉप्ट इट्स सेल्फ टू इन्वायरमेंट, मॉनिटर करता जाए, जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनको अडॉप्ट करे और इन्वायरमेंट के साथ साथ मूव करे आगे। इफ इट इज टू सर्वाइव, इफ इट इज टू सर्वाइव एंड प्रॉस्पर। बच्चा कहता है सर मैं टॉप करूंगा, अरे नालायक टॉप करने से पहले तुमने इस टेलीग्राम चैनल का जो तुम लोग के लिए स्पेशली बनाया, कभी ध्यान से देखा करो, वहाँ पे कैसे लिखा है, फेलियर, है ना, टू पास टू स्कोरिंग। ये तुम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो, तुम्हारा प्रेजेंट ये है, ध्यान से देखो, नहीं प्रेजेंट कहाँ है, पास्ट ये है।
अगर तुम यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हो, मतलब ये तुम्हारा प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब क्या है? सरवाइव कर रहे हो तुम अभी ये सरवाइव कर रहे हो कि हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और पहले प्राइमरी फोकस यहाँ होना चाहिए, ये हो गया। तो सर अब बात करो ना स्कोरिंग की, और जब सर्वाइवल हो जाएगा तब तो प्रॉस्पर हो गए। कोई बिजनेस सर्वाइव नहीं कर रहा और वो बोलता है, मेरा फ्रेंड है अभी भी है, हमने अपना इंस्टीट्यूट डाला, उसने भी अपना इंस्टीट्यूट डाला, उसने बैंकिंग इंस्टीट्यूट डाला, और उसने बोला कि यार विनय भाई ऐसा करेंगे कि मैं अपने शहर में डाल रहा हूँ और बस 3 से 4 महीने के बाद मैं इस सिटी में लगभग 16 ब्रांचेस ओपन करने वाला हूँ। तो हमने उससे बोला, मैंने कहा आजा बैठते हैं टेबल पे, तो कभी तुम ट्राई करना। मतलब हम लोग रेस्टोरेंट में थे और मैंने वहाँ पे टिश्यू पेपर निकाला, वेटर से पेन, भाई प्लीज़ पेन दे दी, उसने पेन दे दी। टिश्यू पेपर पे लिख सकते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया था, है ना। तो मैंने उस पर लिखना स्टार्ट किया, मैंने कहा जब अपना गोल प्लान बता जरा। हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे, हमने प्लान उस पर लिखना स्टार्ट किया, उसके पास क्या क्या प्लान है। ही डजेंट हैव अ सिंगल प्लान, ही जस्ट हैव एन आइडियाज़ कि ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते, ऐसे कर सकते। मैंने कैसे एग्जीक्यूट करेगा, 16 जो सेंटर डालने की बात करें, कैसे कैसे डालेगा, उसके पास कोई प्लान नहीं। उसके पास बस ये करना है, इससे मैं बड़ा अमीर हो जाऊँगा, इससे मैं ये हो जाऊँगा। मैंने कहा अमीरी बाद में, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करेगा वो तो बता। कोई प्लान नहीं है। इफ़ यू डोंट हैव अ प्लान तो भाई साहब खतरनाक काम हो रहा है। पहले तुम्हें सर्वाइवल के लिए सोचना पड़ेगा। सर्वाइव हो जा रहे हो तब प्रॉस्पर करने के बारे में, तब सक्सेसफुल होने के बारे में सोचना है। समझ पा रहे हो? सो यस, अगर एक बिजनेस को सक्सेसफुल होना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? मस्ट मतलब कंपलसरी है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहे, जांच पड़ताल करता रहे और अडॉप्ट करे। जो भी इन्वायरमेंट में चीज़ें हो रही, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उनको अडॉप्ट करे, अडॉप्ट करना सीखे। आगे बढ़ते हैं सर। ओके, अब सवाल ये है, बिजनेस के लिए मेन डेफिनेशन की बात करें तो एक वर्ड और एक डेफिनेशन पे जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, बिजनेस के लिए ध्यान से देखेंगे, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स का मतलब होता है वो डर जिसे आपको लगता है कि यार मेरा बिजनेस डूब सकता है, और अपॉर्चुनिटी मतलब वो मौका जो तुमको मिले तो तुम बिजनेस को टॉप पे लेके चले जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। ओके, अगला पॉइंट आता है इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट, सर इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करें जहाँ पर बिजनेस का मैनेजमेंट होगा, जहाँ पर बिजनेस का कंट्रोल होगा, जहाँ पर बिजनेस के एम्प्लॉयज होंगे। लिख के देखते हैं ये। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ मल्टीपल एलिमेंट एग्जिस्टिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। It is composed with multiple elements existing within organization, जो ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट कर रहे हैं ऑलरेडी, मतलब पहले से हैं। ऑर्गेनाइजेशन में कौन होता है सर? जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, वो भी आई नोट कर लेते हैं। इंक्लूडिंग मैनेजमेंट, करंट एम्प्लॉयज एंड कॉर्पोरेट कल्चर। मैनेजमेंट, करंट एम्प्लॉयज, कॉर्पोरेट कल्चर। सर कल्चर ये है कि अगर मैंने बोला कि 11:30 पे मैं क्लास में आऊँगा तो मैं क्लास में हूँ। ये तुम्हें अचानक से नहीं बताया, सुबह 1 बजे इन्फॉर्म करा, सुबह 6 बजे वापस इन्फॉर्म करा, उसके बाद 11:30 पे 11:20 पे तुम्हें लिंक दिया, फिर क्लास स्टार्ट हुई है। सेशन में 320 बच्चे हैं, 732 बच्चे हैं स्लॉट 1 में, है ना। मतलब 412 बच्चे सेशन नहीं अटेंड कर रहे लाइव सेशन। आगे तुम समझदार हो? वाह। तो ये सारे बच्चे इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट हैं, बट स्टिल दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कवर। ओ भाई यहाँ है, यहाँ का पता नहीं, इसके बारे में अभी मैं कमेंट कराऊंगा ना तो लोग बोलेंगे हाँ मैं लाऊंगा, इतने नंबर लाऊंगा, 300 के ऊपर चला जाऊंगा। पता नहीं कैसे करेंगे, बट ठीक है, कर ले तो बहुत अच्छी बात है। बट एक बार झटका लगता है ना सर, उसके बाद तकलीफ होती। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, दैट फैक्टर हैड हैपन आउटसाइड द बिजनेस। सर एक लाइन नोट करें, फैक्टर हैपन आउटसाइड द बिजनेस, जो बिजनेस के आउटसाइड होगा। दैट मीन्स इंटरनल में बात करें तो बिजनेस के इंटरनल में होगा, एक्सटर्नल की बात करें तो आउटसाइड होगा। ये इंटरनल इन्वायरमेंट इनसाइड द बिजनेस, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आउटसाइड द बिजनेस। अंडरलाइन करते रहना, जहाँ जहाँ पे मेन वैल्यूज़ की बात आएगी। यहाँ तक ठीक है जी, सही जा रहा है, आगे बढ़ते हैं। ओके, अच्छा ये करेगा क्या? दैट फैक्टर इन्फ्लुएंस द बिजनेस। लाओ थोड़ा सा सो लेते हैं, कल पढ़ लेंगे। फैक्टर
इन्फ्लुएंस योर माइंड। लाओ थोड़ा सा इंस्टाग्राम रील देख, क्या डांस कर रही, ओए होए मज़ा ही आ गया, ओ भाई क्या एक्टिंग करी है, ओ भाई क्या मस्त, ओ भाई क्या मस्त। थोड़ा वो कचरा है जी। सुनो, एक बहुत बड़े राइटर थे, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा इस मोमेंट पे, बट मैं उनका एक वर्ड बताता हूँ। वो बोलते हैं 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल, इसको तुम जहाँ मर्जी इंप्लीमेंट कर लो, जहाँ मर्जी का मतलब जहाँ मर्जी इंप्लीमेंट कर लो। किसी दोस्त से तुम्हें बात करने का मन नहीं कर रहा, उसको फ़ोन लाओ, 2 मिनट उससे बात करो। मैं तुम्हें दावे से बात बोलूँ, तुम्हारा टाइम पे ध्यान नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 मिनट उससे बात करो। तो 2 मिनट के बाद तुम, अगर दोस्त भी बात करने में इंटरेस्टेड है, तुम अपने आप तुम्हारी बात आगे बढ़ती चली जाएगी। तुम्हें इंस्टाग्राम रील देखने का मन नहीं कर रहा, तुम बहुत कंट्रोल करके बैठे हो, क्लिक कर लेना। और मैं दावे से कह रहा हूँ, तुम 2 मिनट कंसिस्टेंटली देख लेना बस, उसके बाद तुम अपने आप देखती जाओगी। तो अगर ये चीज़ें इस पर इम्प्लीमेंट हो रही है तो यार इस पर भी तो इम्प्लीमेंट होगी नहीं? तुम्हें क्या लगता है, इज़ इट रियली वेरी सिंपल टू मी कि मैं हर दिन शाम को 7 बजे लाइव आऊँ? नहीं, बट मैं 2 मिनट रूल अपने साथ अप्लाई करता हूँ कि यार कभी कभी ऐसा होता है कि शाम के 5 बजे के आसपास मन होता है, नहीं यार आज नहीं पढ़ाऊँगा आज। एक्चुअली कभी भी ऐसा तो मन ही नहीं होता है, मैं कहता नहीं यार 2 मिनट बैठ के लैपटॉप ऑन करते हैं, उस PDF को रीड करते हैं जो मुझे आज इनके लिए क्रिएट करना था। क्रिएट तो कर लिया, अब पढ़ाने का मन नहीं हो रहा, पर पढ़ते हैं उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट। 2 मिनट की बात हुई थी, खुद से 2 मिनट की बात करी थी, बट पढ़ते थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। खुद को बस इतना बताते हैं थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, कभी नहीं बताते आज पूरा चैप्टर ख़त्म कर दूंगा। तुम क्या करते हो, आज पूरा चैप्टर ख़त्म, आज 100 नंबर तैयार करके बैठूंगा। कहाँ से करोगे, क्योंकि कोई रूल ही नहीं है तुम्हारे पास। तो ये ध्यान रखो, 2 मिनट रूल अप्लाई करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, पॉइंट नंबर 10 पे। और एक्सटर्नल फैक्टर क्या करेगा, इन्फ्लुएंस द बिजनेस। अब मैंने तुम्हें बता दिया 2 मिनट रूल, अब ये तुम्हारे माइंडसेट को इन्फ्लुएंस एक्चुअल में कर सकता है। सर मैं इसको अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूँ। जब मैं तुम्हें बार बार बोलता हूँ DCD, सर ऐसा बोला जाता है कि आप जो कह रहे हैं उस पर रहें, है ना, वचनों पर रहें। कि वो कैसा दिखाते बाहुबली में, मेरा वचन ये शासन, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा क्रिएट करा करो। ये तुम बोलो लोग बिलीव कर, यार ये कह रहा है तो करेगा, ऐसा वाला। और खुद भी बोला करो कि मैं कह रहा हूँ तो मैं करूँगा। तुमने मेरे मुझसे कई बार ही सुना होगा कि अगर मैं कह रहा हूँ तो मैं करूँगा। ये बोलने से क्या होता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है यार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट दे रखा है, वैल्यू होनी चाहिए आपकी वर्ड्स की। बाकी तुम समझदार, तुम क्या कहते हो, अरे ठीक है चलो देखेंगे नहीं सर। आगे बढ़ते हैं सर। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं हर चीज़ के, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले 4 होते हैं। वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला, बिजनेस कोई सा भी हो कॉम्प्लेक्स होगा, स्टडी फाउंडेशन में तो पक्का ही कॉम्प्लेक्स होगी। दूसरा, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे टाइम टू टाइम, दैट मीन्स डायनेमिक होगा, बदलाव ज़रूरी है। तीसरा, मल्टीफैक्टेड, सर उस पर चीज़ें डिपेंडेंसी में रहेंगी हमेशा, मल्टीफैक्टेड। इसको मल्टीफेस्ड भी कह सकते हो तुम, ठीक है। मतलब अपॉर्चुनिटी फॉर वन एंड थ्रेट फॉर अनदर। मल्टीफैक्टेड मतलब बता रहा हूँ, यहाँ लिख लो, अपॉर्चुनिटी फॉर वन एंड थ्रेट फॉर अनदर। हमारे पास अभी 1-2 दिन पहले फिर से मैसेज आया था अच्छे बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, है ना, कि सर एक बार आप प्लीज़ कॉल रिसीव करिए। नो रिसीविंग, नहीं रिसीव करनी। अपॉर्चुनिटी फॉर वन, मेरे लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो उनके लिए एक्चुअल में थ्रेट है, कि मेरे पे बच्चे बिलीव कर रहे हैं, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो गई, उनके लिए क्या हो गया सर, थ्रेट हो गया, उन पे बच्चे नहीं बिलीव कर रहे। उनका कहना ही है सर प्लीज़ आप एक बार कॉल रिसीव करिए, बात करते हैं सर, एक बार डिस्कस करते हैं। क्यों डिस्कस करना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ पर बात नहीं करेंगे फिर वो उसको बड़े ऐसा दिखा देंगे सपने कि सर आप ये ले लो, वो ले लो, सर इतना अमाउंट ले लो, और जी कचरा हो जाएगा मामला। अपॉर्चुनिटी फॉर वन इज थ्रेट फॉर अनदर। जो किसी एक बिजनेस के लिए, मल्टीफैक्टर की बात करूँ, एक बिजनेस के लिए जो अपॉर्चुनिटी होगी वो दूसरे के लिए क्या होगा सर, थ्रेट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। रीचिंग इम्पैक्ट, फार रीचिंग इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट क्रिएट होगा वो बहुत ब्रॉडर लेवल पर होगा। और ये किसका फीचर है सर, बिजनेस के इन्वायरमेंट का। जो बिजनेस का इन्वायरमेंट होता है जिसमें सारे बिजनेस काम कर रहे हैं, पहला तो कॉम्प्लेक्स है, कोई ये बोले हमको सब पता नहीं पता, तुम बकवास लाइन है। डायनेमिक है, चेंजेबल, हर वक्त बदलता रहेगा। मल्टीफैक्टेड मतलब किसी एक लिए वो अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, वही इन्वायरमेंट सेम सब कुछ है,
25% बच्चे पास होंगे, 75% बच्चे फेल होंगे, मतलब 25% स्टूडेंट के लिए वो सीए फाउंडेशन के उस अटेम्प्ट का पेपर, जैन 21 के अटेम्प्ट का पेपर एक अपॉर्चुनिटी निकल के आया और वो इंटरमीडिएट में है। 75% बच्चों के लिए जैन 21 का पेपर एक थ्रेट बन के आया और वो फेल होके वापस से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपसे बेहतर से कौन समझेगा? नहीं, आगे बढ़ें, समझ पा रहे हो कि नहीं? आगे बढ़ते हैं सर, कि दिख रहा है यहाँ तक? हाँ दिख रहा है। चलो पॉइंट नंबर 11 में नोट करते हैं, फटाफट से नोट करो। ओके, तो हमने कैरेक्टर्स की बात कर ली, कुछ इम्पॉर्टेंस की बात करते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ये बहुत अच्छी बात है उन 400 बच्चों के लिए जो सेशन में नहीं है इस वक्त, कि वो मेरे ऑफलाइन में एक्चुअल में नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ यार वो मेरे ऑफलाइन में होते यार, वो क्या कर रहे होते आज, है ना? वो भाग जाते, सही बता रहा हूँ तुम्हें, मतलब सच में भाग जाते। वो या तो कोर्स ही छोड़ देते या तो कहते नहीं हमको तो पढ़ना ही नहीं इनसे, है ना? क्योंकि वो उनको एग्जाम्पल ऐसी वो सुनते रहते हैं पूरे टाइम, और गलती से किसी ने मेरा मन ज़्यादा खुश होता तो मैं 3-4 घंटे का सेशन में अकेले ले लेता। ओ हो, इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। चलो सबसे पहले इम्पोर्टेंस देखना, सबसे पहला काम ये है कि बिजनेस में हो तो डिटरमाइन करो क्या, अपॉर्चुनिटी ढूंढो कहाँ पर क्या हो सकता है, एंड थ्रेट्स। यस, सेकंड पॉइंट क्या है सर? डायरेक्शन, किस दिशा में काम कर रहे हैं, और ग्रोथ ऑफ एक्सपेंशन, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ग्रोथ हो और एक्सपेंड करें बिजनेस को। थर्ड वन इज कंटिन्यूअस लर्निंग, बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, कंटिन्यूअस लर्निंग एंड अपडेट। लर्निंग करते रहो हर वक्त। जब भी मैं आपको पढ़ाता हूँ एट द एंड ऑफ द सेशन, आपने अगर कभी ध्यान दिया होगा, मैं मेजॉरिटी टाइम बोलता हूँ गुड जॉब गुड जॉब, अपने आप को अप्रेज करता हूँ कि हाँ मैंने अपने आप को बोला था कि मैं घंटे दूंगा, तो मैंने घंटे दिए इन बच्चों को, वैल्यू एडिशन करी इनकी लाइफ में। मैं खुद को अप्रेज करता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में बता रहा था ना तुम्हें, आइडेंटिफाई कर लिया था पढ़ाना है, अप्रेज करता हूँ। फिर मैं आपसे कमेंट सेक्शन में आपका रिस्पॉन्ड चाहता हूँ, और मैंने एक्शन तो ले ही रखा था, मैंने घंटे पूरे कर दिए। बट मैं कभी कभी गुड जॉब की बजाय जब मैं बहुत खुश होता हूँ अपने काम से, तो मैं खुद तो ग्रेट सक्सेस बोलता हूँ कि हाँ यार मज़ा आया। बेसिक चैप्टर 4 पढ़ाया था, मैंने बोला था उस सेशन में ग्रेट सक्सेस, बिकॉज उस दिन मेरा गोल था कि चैप्टर 4 निपटाना है, और निपट गया। मज़ा आती है ऐसे काम में, गोल सेट करो, अचीव करो। समझ में आ रहा है? लर्निंग फेज में रहो और अपडेट करते रहो। अगला पॉइंट है इमेज बिल्डिंग। ओ भाई, इमेज बिल्डिंग तो बहुत ही शानदार चीज़ है। मैन ऑफ वर्ड, अगर आप कोई शब्द बोल रहे हैं, आपने कहा है तो आप करेंगे। इमेज बिल्डिंग होती है इससे, आप जिन जिन को बोलोगे वहाँ पे बिलीव करना स्टार्ट करेंगे। और आप किसी को फ़ोन किया, भाई कहाँ हो? आ रहे हैं भाई, आ रहे, बस 2 मिनट पहुँच रहे हैं। ध्यान से सुनो, रिलेट कर पा रहे हो, बस 2 मिनट पहुँच रहे हैं, ये तुमने बोल दिया और 2 मिनट में तुम नहीं पहुँच रहे। इमेज बिल्डिंग क्या हुई कि नेक्स्ट टाइम तुम जब उसको बोलोगे, अरे तुम रिलेट करो ना यार। तुम अपने आसपास फैमिलीज़ में देखो, अगर तुम्हारे यहाँ कभी कोई पूजा पाठ जैसा कुछ सीन हो रहा है, तो तुम जिस सोसाइटी में रहते हो, अगर तुम सोसाइटी के लोगों को बताना चाहो कि हमारे यहाँ इतने बजे फंक्शन है, इतने बजे बर्थडे पार्टी है, इतने बजे हमारा मेन फंक्शन होगा, लोग उस टाइम पे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि लोग ये मानते हैं इतने बजे कहें तो इतने बजे से शुरू होगा। ये है हमारा कल्चर, जिसको हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डेवलप कर लिया है। क्यों? इमेज ही ऐसी बिल्ड हुई है। आखिरी पॉइंट, मीटिंग कंपटीशन। मीटिंग कंपटीशन, सर कंपटीशन को मीट करते रहना है, क्योंकि आप कंपटीशन को मीट करेंगे तो बिजनेस इन्वायरमेंट आपको ग्रीट करेगा, मतलब आप उसमें एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ करंट एंड पोटेंशियल। अंडरस्टैंडिंग, क्या अंडरस्टैंडिंग करेंगे अपना देख लेना इसमें, करंट एंड पोटेंशियल चेंजेस। अभी में क्या बदलाव करना जरूरी है और फ्यूचर में क्या बदलाव करना जरूरी है, इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। कब? जब आप एक गोल लेके चल रहे हैं तब। पहला काम अंडरस्टैंडिंग। दूसरा, प्रोवाइड इनपुट। प्रोवाइड इनपुट्स। आइडिया मिल गया, लेकिन करना क्या है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन। सर उस डिसीजन को, स्ट्रैटेजी को इनपुट भी तो प्रोवाइड करो कि कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होनी है। तीसरा, ओके, फैसिलिटेट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग। कुछ बच्चे जो नहीं जानते मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, उनको ऐसा लगता है कि सर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, क्या मस्त का ऐसा प्लान बताते हैं। उनको पता नहीं है कि ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। और ऑफलाइन में कैसा होता है कि जब बच्चा सामने बैठा होता है और आपसे वीकली या फिर
हाफ मंथ में आपसे कोई गार्जियन मिलने आ जाते हैं तो टीचर पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है कि आप गार्जियन को कैसे बताओगे कि उनका बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है। और वो जब आपको इतनी सारी फीस देके जाते हो तो आप उनको एक बिलीव कैसे दिला पाओगे कि आप उनके बच्चे के लिए बेहतर काम कर रहे हो। आपके पास क्या रोड मैप है, माइंड मैप क्या है, कैसे बच्चा काम कर रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। टेस्ट के बाद जब गार्जियन मिलने आया तो उसको बैठा के उनको समझाया कि देखिए आपके बच्चे का ये परफॉर्मेंस है, ये पक्का फेल होगा। सर आई एम द काइंड ऑफ टीचर कि मैं गार्जियन को बता देता हूँ कि ये फेल होगा। फिर गार्जियन कहता है सर तो कैसे पास होगा? सर नहीं हो सकता सर। फिर गार्जियन पूछता सर क्यों नहीं हो सकता? सर इसके जरा आप रिपोर्ट कार्ड चेक करिए सर, जो इसकी हरकतें रही हैं सर, ये भाई तुम ऐसे समझो तुम्हारे 10 टेस्ट हुए, पहले टेस्ट में जहाँ तुम थे वहाँ से 1-2 नंबर की ग्रोथ ले रहे हो और 7-8 टेस्ट तक वही ले रहे हो, तो तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो? ICSE अचानक से तुमको मान लो तुम 100 नंबर 150 नंबर 100 नंबर 150 नंबर 180 नंबर यही कर रहे हो सारे ही एग्जामिनेशन में, तो ICSE वाले में पहुँचो तुम 300 मार दोगे? नहीं होगा ना। कितना सिंपल समझना नहीं। फैसिलिटेट स्ट्रैटेजिक थिंकिंग को फैसिलिटेट करेगा कौन? जब तुम्हारे पास गोल होगा। किससे रिलेटेड? बिजनेस इन्वायरमेंट से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इन्वायरमेंट स्कैनिंग। नेक्स्ट सो यहीं पे लिखते हैं, इसको इरेज करूँगा, ठीक है? नोट कर लो फटाफट से। इन्वायरमेंट स्कैनिंग 4 पॉइंट पर काम करेंगे, अभी स्कैनिंग हो जाएगी। पॉइंट नंबर 1 सर इवेंट्स चेक करिए। पॉइंट नंबर 1 इवेंट्स चेक करिए, कहाँ कैसे कब क्या क्या हो रहा है। सेकंड नंबर पे इन सारी चीज़ों को हम मॉनिटर करेंगे और अडॉप्ट करेंगे। अभी बताया था ना स्टार्टिंग, मॉनिटर करना मतलब पहले चेक करना फिर अडॉप्ट करना। तो इवेंट, फिर ट्रेंड, क्या ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड से बाहर कभी मत जाओ। इश्यूज क्या आ रहे हैं और एक्सपेक्टेशन क्या है किसकी। अगर आपका बिजनेस है तो आपसे जो आपके कस्टमर हैं, कंज्यूमर, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है चेक कर लो। इवेंट्स, क्या घटनाएं घट रही हैं मार्केट में आपको पता होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस से रिलेटेड पता होनी चाहिए। तुम्हें क्या पता होता है? इतने केस हो गए, इतने लोग मर गए, इतना ऐसा हो गया, वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीन इस तारीख को आएगी, फिर ये वाली वैक्सीन लगवानी, ये वाली नहीं लगवानी है, रूस वाली आएगी तो हम लगवाएंगे। क्यों भैया? इवेंट्स पता करो, ट्रेंड पता करो, क्या सिचुएशन कैसी चल रही है, फिर क्या क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं जो आपकी जैसे बिजनेस है उनको क्या इश्यूज़ फेस करने पड़ रहे हैं। एट द एंड आपकी एक्सपेक्टेशन क्या हो रखी है। और यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी थ्रेड्स वर्क करता रहेगा। अब तुमको मान लो ये पता है कि IPL में ऐसा हो गया वैसा, क्या कर लोगे जान के, है ना। आओ बढ़ते हैं आगे। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट। सर माइक्रो इन्वायरमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं। ओके, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इट्स रिलेटेड टू स्मॉल एरिया ऑफ इमीडिएट। देखो ये माइक्रो इन्वायरमेंट को टास्क इन्वायरमेंट भी कहते हैं। पहले तो ये नोट कर लो, टास्क इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट का दूसरा नाम टास्क इन्वायरमेंट है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे क्या कैसे वर्क करता है वो बात करते हैं। सबसे पहले कस्टमर। किसी भी बिजनेस में जो कहते हैं कस्टमर इज द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर, ओके, कस्टमर क्रिएट करना किसी बिजनेस का एम है। गारंटी ले लो बिजनेस तबाह हो जाएगा। तुम बोलो अरे सर ऐसे कैसे हो जाएगा? हो जाएगा, जब मैं बोलूँ तो पक्का ही हो जाएगा। अगर तुम्हारा किसी बिजनेस का एम सिर्फ कस्टमर क्रिएट करना है तो वो बिजनेस में कस्टमर को क्रिएट करने के लिए फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ 100% करेगा। क्या एम होना चाहिए? एम ऑफ बिजनेस टू क्रिएट। तुमको सर लिख तो आप वही रहे, पूरा सुनो, पूरा सुनो। एम ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट एंड रिटेन कस्टमर। क्रिएट करो और रिटेन करो। अगर तुम हमारे हो तो एग्जिस्ट करोगे एंड मोमेंट तक। क्रिएट किया है फिर तुम्हें रिटेन करा रहे हैं। समझ आ रहा है? बिजनेस का मेन एम क्या है? क्रिएट करना, रिटेन करना। सर क्रिएट कहाँ से होगा? सर अगर एक प्रॉपर और सही तरीके से इमेज बिल्डिंग हुई है तो क्रिएट होगा। अब यहाँ वर्ड पर ध्यान देना, कस्टमर अलग होता है, कंज्यूमर अलग होता है। कई बार चतुर लोग कस्टमर कंज्यूमर दोनों ही बोलते हैं। कस्टमर हर वो आदमी है जो आपका प्रोडक्ट देख रहा है। समझाता हूँ, तुम अमेज़ॉन पे ऐसे 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 कर रहे हो, तुम अमेज़ॉन के कस्टमर हो, बट यू आर नॉट कंज्यूमर। क्या होता है फ़र्क बताता हूँ। कंज्यूमर मे और मे नॉट बी अ कस्टमर। लिखना जरा, कस्टमर मे और
मे नॉट बी अ कंज्यूमर। कस्टमर हर वो इंसान है जो आपके मॉल में घुसा, आपके बिजनेस में आज सारे प्रोडक्ट देखे, वो है आपका कस्टमर। लेकिन अगर उसने आपका कोई प्रोडक्ट लिया तो वो आपका बनेगा कंज्यूमर। कस्टमर बहुत ज़्यादा होते हैं, कंज्यूमर कम होते हैं। कस्टमर वो जो आए, या आप उसको क्रिएट करो फिर उसको रिटेन करो, वो आपके साथ बना रहे। ये तब पॉसिबल होगा जब आप उसका जेन्युइन तरीके से काम करोगे। फ्रॉड आपके यहाँ अगर बिजनेस है, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो, हर कस्टमर को गार्जियन से बात करो कि गार्जियन रिजिड हो जाते हैं कुछ वक्त के बाद। मैं गार्जियन की बात नहीं कर रहा, मतलब जो गार्जियन जो बिजनेस में वो रिजिड हो जाते हैं। कैसे होते हैं? लेना हो लीजिए, नहीं कोई बात नहीं है। क्यों भाई? वो आपका कस्टमर है, अगर वो दोबारा आपके पास आए तो आप में कुछ तो खास होगा। उसे कुछ ऐसा दे दो कि वो उसकी आने वाली पुश्तें आपका धंधा छोड़ के कहीं और ना जाए, बार बार आपके पास आए। ये होता है मज़ा। समझ पा रहे हो? यही रीज़न है कि एक बिजनेसमैन जिसने 3 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगा के बैठा है काउंटर पे, जब वो किसी ढंग के कस्टमर को देखता है तो उनसे पूछता है, आई सर आई, कैसे हैं आप? बढ़िया है, अरे सर को ले जाओ और जो देखना चाह रहे दिखाओ। वो पर्सनली अटेंड करता है। गार्जियन से पूछ लेना, वो हाँ बोल देंगे तुमको। क्यों? पर्सनली अटेंड करता है। क्यों अटेंड करता है? क्योंकि उसे पता है जो उसका कस्टमर आया है, पहली बात वो रिटेन हुआ, वापस से आया है, और क्योंकि वो हमारा कस्टमर है और वो हमारा कंज्यूमर बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, इसको रिटेन कर लो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। ये जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कंज्यूमर मार्केटिंग इन्वायरमेंट में सेंटर पोजीशन पर होता है। नोट कर लीजिएगा, ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन द मार्केटिंग इन्वायरमेंट। कंज्यूमर ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन इन मार्केटिंग इन्वायरमेंट। क्वेश्चन बना, मार्केटिंग इन्वायरमेंट में कंज्यूमर की पोजीशन क्या है? सर सेंटर पे। वही नहीं तो फिर काहे की मार्केट? आगे बढ़ते हैं सर, नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। कस्टमर हो गया, हम एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट में। तो पहला हमने क्या भी बात कर ली, पहली बात हमने किस बारे में करी है सर? कस्टमर के बारे में। दूसरा कॉम्पिटिटर्स में क्या क्या होते हैं सर? बड़ी सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ओनर्स हैं, जो बीओडी हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं। नोट करिएगा फटाफट से, ऑर्गेनाइजेशन, ओनर्स, बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लिखिएगा, फिर एम्प्लॉयज़। यहाँ तक बात हो गई सर, 2 गए। थर्ड, एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो इन्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देते रहना। फिर बात करेंगे मार्केट की, फिर बात करेंगे सप्लायर्स की जो मार्केट में प्रोडक्ट्स रॉ मटेरियल को पहुंचाएंगे। फिर बात करेंगे इंटरमीडिएट्स की जो कस्टमर और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूसर के बीच में वर्क कर रहे होंगे। क्या क्या बता दिया तुम्हें सर? माइक्रो इन्वायरमेंट 1 2 3 4 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट में एलिमेंट्स की बात करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है, हाँ हो जाएगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा। अभी 1 घंटे तो है ना, 10-15 मिनट और लूँगा, ठीक है, निपटा दूँगा, चिंता मत करना। रुको, चलो आगे बढ़ते हैं, निपटाना ज़रूरी है एक्चुअली। एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो हो गया है, मैक्रो पर चलते हैं सर। एलिमेंट्स ऑफ मैक्रो इन्वायरमेंट सर, मैक्रो देखते हैं, MIMA की बात कर रहे हैं। ओके, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सबसे पहले बात करेंगे। मैक्रो मतलब इट्स नॉट अंडर योर कंट्रोल, है ना, इट्स नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ योर बिजनेस, जो बिजनेस के थ्रू कंट्रोल नहीं हो सकता। जल्दी भी नोट कर लेंगे। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट आगे लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्या है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बच्चा बोले कैसे, तुम कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम में रहते हो, तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है। 3 नोट करो, चलो। इकोनॉमिक सिस्टम कैसा है, इकोनॉमिक पॉलिसी कैसी है, इकोनॉमी की कंडीशन कैसी। बहुत गरीब राज्य में रह रहे हो, जैसे कैसा होता है, छोटे शहर हैं जो, वहाँ पर बड़ी बड़ी ब्रांड्स नहीं हैं, जैगुआर रोल्स रॉयस के शोरूम नहीं है। क्यों? इकोनॉमिक कंडीशन ही ना वहाँ के लोग ले पाएंगे, तो काहे के लिए शोरूम खोलना। मैकडी वगैरह गाँव के आसपास जो शहर बसे उनमें नहीं है। क्यों?
वहाँ की इकोनॉमी जो सिस्टम है वही उसको अफोर्डेबल ही नहीं बनाएगा ना। वो तो अपने प्राइस को सेम रखने वाले हैं, तो लोग जाएंगे नहीं, जब जाएंगे नहीं तो उन्होंने खोलना ही क्यों है फिर। अगले पॉइंट बढ़ते हैं, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट। दूसरा पॉइंट, पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट। कहते जी हमने फूल कमल को वोट दिया, हमने पंजे को वोट दिया, हमने झाड़ू को वोट दिया। अरे चाहे जिसको दो तो तुम भाड़ में जाओ, हमसे फ़र्क क्या पड़ता है। जो भी पॉलिसी बनेगी वो बिज़नेस के लिए सेम होने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पड़ोस वाले बिज़नेस के लिए गवर्नमेंट अलग पॉलिसी बनाएगी, हमारे अलग बनेगी, हमें फ़र्क ही क्या पड़ता है। हमारा फोकस बिज़नेस को ऑपरेट करने में ज़्यादा होना चाहिए इंस्टीड ऑफ गवर्नमेंट क्या कर रही है। हमारा फोकस पढ़ने पर ज़्यादा होना चाहिए इंस्टीड ऑफ मोदी जी कहाँ उड़ रहे हैं। समझ रहे हो? क्योंकि अगर तुम इस पर आए तो ये तो मतलब युगो तो आप इस पर बात कर सकते हैं, इतनी सारी बातें होती हैं। तो पॉलिटिकल लीगल इन्वायरमेंट। थर्ड वन इज डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। हाँ, बड़ा शानदार वाला है ये, डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट। बच्चा बोला सर डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट क्या? लिखो, पॉपुलेशन का साइज कितना है। मैं तुम्हें एक दिन बता रहा था ना कि कोविड रिकवरी के लिए हालात क्या रखे हैं। लिखो लिखो, इधर नोट करते ना, मैं इरेज करूँगा। मैं पोल्यूशन लिखने जा रहा था, शिट। पॉपुलेशन अभी ठीक लग रहा है। देखो स्पेलिंग थोड़ी इधर हो जाए तो एडजस्ट कर लेने यार, है ना। पॉपुलेशन साइज, सिर्फ उससे काम नहीं बनेगा। एज स्ट्रक्चर क्या है? पिछले अटेम्प्ट में स्लॉट 1 में हमारे यहाँ हमारी एक स्टूडेंट रही हैं जिनकी एज रही है अराउंड 42 अप्रॉक्स। 2 बच्चे थे उनके, मुझसे बहुत ज़्यादा सीनियर। और मुझे पता चला जब मैंने मैंने कहा मैम आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे पढ़ा सकता हूँ, आप क्या ऐसा आपके लिए डिज़ाइन करते हो। उन्होंने बोला सर मैं एक हाउसवाइफ नहीं हूँ, मैं वर्किंग वूमन हूँ, जॉब भी करती थी। कैसे मैनेज कर रही थी, बहुत ही शानदार। पास हो गई सर CA फाउंडेशन फर्स्ट हैंड में। उनके हस्बैंड भी बहुत खुश कि वाह कमाल कर दिया आपने, है ना। तो उनके हस्बैंड का भी ये था कि नहीं अभी कोचिंग वगैरह नहीं, तुम एक बार ट्राई कर लो, है ना, ट्राई कर लो। उन्होंने हमारा स्लॉट ज्वाइन कर लिया और क्या मस्त सा पास किया उन्होंने। एज स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। भारत देश की बात करें तो यहाँ पे जो एज स्ट्रक्चर है वो 20 से लेकर 30 के बीच में सबसे ज़्यादा नंबर्स पाए जाते हैं। और ये रीज़न है कि युवा जिस एज में उसका फोकस गोल पे होना चाहिए, तो गोल पे ना हो के बॉलीवुड से इंस्पायर्ड होता है ना, हम दिल दे चुके शर्म कमाल है। अबे दिल दे दिया तो भाई साहब पंपिंग कहाँ से कर रहा है, वो जो ब्लड सर्कुलेशन वो कैसे रहा है, लेकिन लोग कह देते हैं। तो भाई साहब एज स्ट्रक्चर का सही यूज़ करना चाहिए। थर्ड वन इज जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ से बिलोंग करते हैं वहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। कहीं पर लोग छोटे कद के हैं, कहीं पर ज़्यादा लंबे कद के हैं, कहीं पे मोटे कद के हैं, कहीं पे सांवले हैं, कहीं पे गोरे हैं, कहीं पर ज़मीन का स्ट्रक्चर बैलेंस्ड है, कहीं पर ऐसे करके कहीं पर बारिश ज़्यादा होती है, कहीं पे कम होती है। सब कुछ ध्यान में रखते हुए डेमोग्राफिक आपकी किस तरीके उसके हिसाब से बिजनेस प्लान करना पड़ेगा। अगला एथनिक मेकअप। सर आपको अपने बिजनेस को हर वक्त आपके डेमोग्राफिक के अकॉर्डिंग मेकअप, ये मेकअप वाला नहीं है, मेकअप करता रहना पड़ेगा, उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड होगा। अगला सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लोगों की इनकम कितनी है। ठीक है जी, मैंने कुछ ऐसा सोच रखा है कि फ्यूचर में CA फाउंडेशन करने वाले हर एक बच्चे को CTC क्लासेस उस तक मैं पहुंचा सकूं। पता नहीं कैसे होगा ये, मतलब आप ही जैसे स्टूडेंट के थ्रू होगा। हर एक बच्चा अगर 2-2 बच्चों को भी इन्फॉर्म कर दे कि भैया यहाँ पढ़ लो जाके, तुम्हें इतनी सारी फीस नहीं पे करनी, मोस्ट प्रोबेबली उनका काम बन जाए और ये मेरी मोटिवेशन का पार्ट हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा सोच रखा है फ्यूचर में, कुछ ऐसा क्रिएट करेंगे जहाँ पर CA फाउंडेशन को इतना सस्ता बना देंगे बच्चा बोले बस, मतलब उसमें से। और सिर्फ CA फाउंडेशन नहीं, अगर हो सकेगा तो इंटरमीडिएट को भी, मतलब तुम्हें ये बता सकता हूँ कि वो इतनी ज़्यादा चीप रेट पे हो जाएगा कि पढ़ना इंपॉर्टेंट हो। ये कोई ना बोल सके यार पैसा नहीं। डेमोग्राफिक हो गया, फिर अगला आता है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट। इससे बहुत डिस्कशन कर लिया कि फर्जी सी बात है। सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट, देखो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे मैं सारे लिख दूंगा, बाकी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ नहीं बदलेंगे, याद रखना, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। और सच बात यह है, अगर तुम इंटरनल चेंजेस लाए, तुम खुद से बदले, तुम्हें तकलीफ नहीं होगी,
तुम मोटिवेटर होगे। और अगर तुम्हें एक्सटर्नल बाहरी फैक्टर की वजह से बदलना पड़ा, तुम्हें बहुत तकलीफ होगी, तुम रोगे बैठ के। ये एक फैक्ट है। हो सकता है तुम अभी ना रिलेट कर पा रहे हो क्योंकि तुम स्टूडेंट लाइफ में हो। आज दिन ऐसा है कि हमारी टीम के पास अक्सर करके हमारे जो आसपास के टीचर से फ़ोन करते हैं, फिर वो हमसे बात, क्योंकि टीचर से मैंने टीम को बोल रखा नहीं मुझसे बात कराओ, है ना, बाकी अन्य नंबर बिल्कुल रिसीव नहीं करो। अब जब मैं टीचर से बात करता हूँ जो हमारे सिटीज़ के हैं, आसपास के गांव से भी टीचर फ़ोन कर देते हैं, उन सबका कहना होता है सर कैसे किया जाए। समझ पा रहे हो? क्योंकि टेक्नोलॉजी से उन्होंने रिलेट नहीं किया। अब वो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से बदल रहे हैं। टीचर इतने इमोशनल होते हैं कि बस वो रोते नहीं फ़ोन पे, क्योंकि यार इनकम ब्लॉकेज हो रखी है। जो कोचिंग वाला पढ़ाते, छोटी छोटी कोचिंग खोल रखी थी, इनकम ब्लॉक हो गई है, खर्चे हो रखे हैं, कहाँ से करें वो रेंट कहाँ से पे करें, घर भी रेंट पे है, कोचिंग भी रेंट पे है। कहते हैं सर हम कोचिंग छोड़ देंगे। अब मैं ये भी नहीं कर सकता मैं सबके लिए पे कर दूँ, नहीं हो सकता वो भी। तो ये आपको सोचना पड़ेगा इस डायरेक्शन में कि बदलो, नहीं तो, है ना। आओ जी अगला, ग्लोबल इन्वायरमेंट। बच्चे ने दुबई की सड़कें देखी, कहता भाई साहब ये है शहर। भाई साहब शहर तो है, लेकिन लोग वहाँ पे किस लेवल पे काम कर रहे हैं। जापान में टेक्नोलॉजी देखे क्या था, क्या गजब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड खिलौने हैं। हमारे यहाँ रस्सी से खींच के छोड़ते पे कार हुर्र से भागती है, कार को ऐसे पीछे खींच के छोड़ते कार भागती है। सब कहते हो भाई गजब टेक्नोलॉजी है। अबे टेक्नोलॉजी है ये, मतलब हद हो रखी। हमारे यहाँ क्या पढ़ाया गया हमको कि आदि मानव जब होते थे तो वो पत्थरों को उठाने के लिए लकड़ियाँ लगाते थे, ऐसे उठाते थे। दिस इज कॉल्ड फोर्स इन साइंस बुक। ये मैंने भी पढ़ा हुआ बचपन में। ये फोर्स है, बल का उपयोग। क्या कर रहे हैं, मतलब अब हम क्या सीख रहे हैं इससे कि हमें अगर पत्थर उठाना है तो हमें लकड़ी लगानी है, ऐसे उठाना है। इंस्टीड ऑफ हमें बताना चाहिए था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ ऐसा जेसीबी जैसा भी होता है, लेकिन नहीं, हमको तो आग जलाना है, ऐसे ऐसे पत्थर रगड़ेंगे, है ना, आग जलेगी। बहुत कचरा हो रखा है। ग्लोबल इन्वायरमेंट, तो आपको ग्लोब संसार में क्या चल रहा है जरूरी नहीं कि आप पहले चेंजेस करें, आप देखें, इम्प्लीमेंट करें। हो सकता है आप फर्स्ट मूवर बन जाएं, उसका एडवांटेज आपको मिलेगा। अगला टॉपिक पेस्टल एनालिसिस, और इसको यहाँ नहीं बताऊंगा बिकॉज ये ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। जिन्होंने वीडियो नहीं देखी सर कुछ कर नहीं सकते। होता क्या, सब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशियो कल्चर, टेक्नोलॉजिकल, लीगल, इन्वायरमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। इस पर डिटेल नहीं करूँगा बिकॉज ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, अगला स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे इस बारे में बात करेंगे। चलो जी, स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट। ओके, नहीं 17 है। स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, चैप्टर नंबर 3 को लेके हमारी ऑफलाइन बैच का जो रिस्पॉन्स है मैं तुम्हें बता देता हूँ। चैप्टर नंबर 3 को लेके मैंने वहाँ भी नहीं पढ़ा है। बेसिकली के चैप्टर नंबर 3 में पिछले 3-4 टेंट में जहाँ भी मैंने बच्चों से पूछा है, क्योंकि मैं वहाँ पे जाया करता हूँ जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर होते हैं, मतलब लखनऊ वगैरह के आसपास की बात कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ। तो वहाँ पे जो रिस्पॉन्स आता है बेसिकली के चैप्टर नंबर 3 से जब बच्चा पेपर देख निकलता है, उसका सिंपल सा होता है सर 2 नंबर आया था, 1 नंबर क्वेश्चन आया था, 3 नंबर मैक्सिमम अभी तक आए हैं। तो आउट ऑफ 40 हम 3 नंबर को लास्ट मोमेंट के लिए रखें याद करने के लिए। 37 मार्क्स पे हमारा कमिटमेंट होना चाहिए और कमांड भी। अगला पॉइंट हमारे पास स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट, लिखो। बढ़ते हैं स्ट्रैटेजी रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट। सबसे पहला लीस्ट रेजिस्टेंस, नोट करते हैं ना, लीस्ट रेजिस्टेंस। सर क्या चीज़ है, रुको, लीस्ट रेजिस्टेंस। Okay, some business just manage to survive by way of coping with their changing external environment. बताता हूँ, लिखो। घर में बिजनेस है, घर वालों को बैठाओ, बीसीके को अच्छे से समझो, ऑन पेपर ऑन बोर्ड उनको दिखाओ कि देखो ऐसे 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 होता है। और यार अगर पेस्टल एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा, तुम्हारे घर में बिजनेस है, देखो जाके, रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, बता रहा, देख लो, है ना। क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने वहाँ पे शेयर किया, मतलब ऐसा तुम्हें बुकिश लैंग्वेज नहीं सिखाई, तुम देखोगे तुम्हें समझ आएगा कि यार एक्चुअल में क्या चीज़ें होती हैं, पेस्टल एनालिसिस वर्क कैसे करता है। सो लीस्ट रेजिस्टेंस का मतलब वर्ड नोट करना, कॉपिंग विद देयर चेंजिंग, लिखो सर्वाइव बाय वे ऑफ कॉपिंग। वो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर दूँ तो काम चल जाएगा, कॉपिंग, है ना। चेंजेस इन एक्सटर्नल
इन्वायरमेंट अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो आप क्रिएटर नहीं हैं, और अगर आप क्रिएटर नहीं हैं तो आपका मार्केट में एग्जिस्ट करना ना करना आपके कस्टमर नहीं बन सकते, और अगर कस्टमर नहीं बनेंगे तो कंज्यूमर तक तो पहुंचोगे ही नहीं। नेक्स्ट, प्रोसीड विद कॉशन। प्रोसीड विद कॉशंस, ये क्या है सर? आओ जी, एट द नेक्स्ट लेवल, पहला लेवल क्या है कि कॉपी मत करो, अगर तुम कर भी रहे हो तो थोड़ा बहुत अल्टरनेट चेंजेस करके करो, ठीक है। तो मैं पढ़ देता हूँ, सम बिजनेस जस्ट मैनेज टू सर्वाइव, वो मैनेज कर रहे हैं बाय वे ऑफ कॉपिंग विद देयर चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कॉपी पेस्ट करके। दूसरा, प्रोसीड विद कॉशन। प्रोसीड विद कॉशन का मतलब क्या है? आर द बिजनेसेस दैट टेक एन इंटेलिजेंट इंटरेस्ट टू अडॉप्ट विद द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटेलिजेंट to adopt changes in business environment, जो भी बदलाव हो रहे हैं इंटेलिजेंट वे पे उसको अडॉप्ट करो और चेंज करो, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, क्या पढ़ रहे हैं सर हम? स्ट्रैटेजिक रिस्पॉन्स पढ़ रहे हैं, ध्यान देते चलना। डायनेमिक रिस्पॉन्स बदल के लिखो, डायनेमिक रिस्पॉन्स क्या होता है जनाब? सुनो, ये प्राइमरी लेवल है, ये सेकेंडरी लेवल है, और ये नेक्स्ट लेवल है, ठीक है। बढ़ते हैं, डायनेमिक रिस्पॉन्स हायर लेवल कह सकते हैं। दोज बिजनेसेस दैट रिगार्ड द एक्सटर्नल एनवायरमेंट फोर्सेस आर पार्शली मैनेजेबल एंड कंट्रोलेबल बाय देयर एक्शन। पार्शली मैनेजेबल एंड कंट्रोल्ड बाय देयर एक्शन। मैनेज करो और कंट्रोल करो, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। सो ये वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस, पेज नंबर 2.17 पढ़ो। वी हैव मेट द एनिमी एंड ही इज अस, हमारे अंदर ये सर सारे दुश्मन, ठीक है जी। स्वॉट एनालिसिस क्या होता है सर? बिजनेस में स्ट्रेंथ को एनालिसिस करना है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप फाउंडेशन एनालिसिस कर लो। स्ट्रेंथ हो जाए फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि कौन से पेपर में अपॉर्चुनिटी है मैक्सिमम नंबर जाने की। अगर मैथ में हम 40, 50, 60 के आसपास रह गए तो 200 की कम ना लटके हम, है ना। अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है? तुमको रिजल्ट इसलिए तो दिखा रहा हूँ कि तुम रिजल्ट देखो, तुम एक बार आइडिया लगाओ यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है। स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस क्या है? अगर तुम्हारा अकाउंट वीक है, तुम्हारा लॉ वीक है, या फिर तुम्हारा मैथ वीक है, तो जो वीक पॉइंट है उसको एटलीस्ट इतना डेवलप करो कि वहाँ पे विकेट गिरे नहीं। और फिर थ्रेट्स कहाँ पे है, कहाँ से डर लग रहा है, जहाँ पे डर लग रहा है उस पर और ज़्यादा काम करो, ठीक है। और ये रीज़न है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो बच्चा हर दिन सुबह के 2 घंटे फेल हुए सब्जेक्ट में दे रहा है, रिजल्ट के दिन तुम रिजल्ट देखना। लेकिन अगर तुम सच में हर दिन 2 घंटे दे रहे हो तो कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है जी। और कुछ है क्या? नहीं है जी। तो बस अब क्या करना है, एक बार आप पेस्टल एनालिसिस वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ से चीज़ें हो जाएंगी। और उसके बाद आप मॉड्यूल को 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम दीजिएगा, मैक्सिमम 1 घंटे, और इसको पढ़ लीजिएगा। तो मेरे एंड से चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 6 शाम को 7 बजे क्लास में रहिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन लाइव सेशन।